नमस्कार साथियों, आपके सीटीटी एग्जाम में प्रश्न आपके रटने पर आधारित नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यदि आप सीटीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, 5 साल की जो करंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को जो है ना लेवल अब बदल दिया गया है। पहले जैसा नहीं है कि पहले तो क्या था कि रट लिए और वही क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो क्वेश्चन जो है ना पैटर्न बदल चुका है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल समझ के समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप 5 साल 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, कंटिन्यू। क्वेश्चन जो होती है, प्रश्न से प्रश्न बनता है। प्रश्न को जो प्रश्न होती है, उसका भाषा बदल के दोहराया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है? तो इसलिए आप हर एक चीज़ को समझकर पढ़िएगा। सिर्फ़ आप रट्टा मारते जाइएगा और वहाँ पर जाइएगा एग्ज़ाम में और क्वेश्चन जो उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को आपको समझकर पढ़ना पड़ेगा। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, यह वर्ष 2024 का क्वेश्चन है। सीटेट जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है? देखिए, इसमें सीडीपी से जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। महारत उन्मुख शिक्षार्थी जो होते हैं, वह सफलता का श्रेय अपनी योग्यता और कोर्सेज को देता है, जबकि असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोर्सेज को देता है। महारत उन्मुखी शिक्षार्थी जो होता है, वो जो सफल होता है ना, तो वह कहता है कि मैंने पढ़ाई किया है, रगड़ के पढ़ा हूँ, इसलिए मैं पास किया हूँ। और जो जब जब वो असफल होते हैं, तो वह किसी पर दोष नहीं देता कि टीचर मुझे गलत मिला, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, या मास्टर जी मेरा नंबर काट लिए। इस तरह का दोष वो किसी पर देता नहीं है। यानी सफलता का श्रेय जो है ना, अपनी कोशिश और योग्यता को देता है, जबकि असफलता का श्रेय जो है अपर्याप्त कोशिश को देता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देता है, जबकि असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है ना, यह सिद्धांत कहता है कि बच्चे में विकास मध्य से, यानी उसका जो सेंटर होती है, सेंटर से शुरू होकर के बाहर की ओर फैलता है। इसी को कहते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत। यानी अंदर की विकास बाहर की ओर फैलना, अंदर की लहर बाहर की तरफ फैलना, यानी विकास जो है वह आपका केंद्र से सेंटर से शुरू होकर के बाहर की ओर फैलता है। उसे क्या कहते हैं हम? समीप दूर अभिमुख सिद्धांत कहते हैं। समीप यानी नजदीक, और नजदीक से शुरू होकर के दूर यानी दूर की तरफ बढ़ना, यानी सेंटर से शुरू होकर मध्य से शुरू होकर के आपका किधर बढ़ना, परिधि की ओर बढ़ना, इसी को कहते हैं विकास का समीप दूर अभिमुख सिद्धांत। इसी सिद्धांत में कहता है कि जो केंद्र होता है, तो बच्चा का पहले जो है ना आपका धड़ और कंधा का विकास होता है। विकास का समीप समीप दूराभिमुख सिद्धांत में विकास केंद्र से शुरू होता है, यानी पहले आपका धड़ और कंधे का विकास होता है, उसके बाद उसका पूरा भुजा का विकास होता है, उसके बाद हाथ और हथेली का विकास होता है, और हथेली और उसके बाद उँगली का विकास होता है। यही कारण है कि बच्चा जो है ना, वह किसी छोटी वस्तु को पकड़ने से पहले बड़ा वस्तु को पकड़ना सीखता है।
यानी बड़ा यानी पहले उसका पूरा हाथ का विकास हो गया, तो हाथ का विकास हो गया तो किसी चीज़ को पकड़ेगा तो झपट्टा मार के पकड़ता है, यानी वह पूरा चीज़ वह किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरा हाथ मारता है। उसके बाद धीरे-धीरे उसका क्या है, हथेली का विकास होता है, उसके बाद उँगली का विकास होता है, जिसके कारण वह क्या है, फिर वह हथेली और उँगली के बैलेंस से वह क्या करता है, फिर छोटी वस्तु को पकड़ता है। तो पहले क्या है, बच्चा बड़ा वस्तु को पकड़ना सीखता है, उसके बाद छोटा वस्तु को पकड़ना सीखता है। यही कारण है कि धागे में मोती पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है? तो ऑप्शन जो है ना आप समझ गए होंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड राइट आंसर होगा। मोतियों को धागा में पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है ना स्वयं से बात करता है, क्योंकि जब वह स्वयं से बात करता है वह अहम केंद्रित नहीं होता है। उसकी जो निजी स्पीच होती है जो आपका बच्चा का, वह अपने काम को सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए वह क्या करता है, अपने में बात करता है। तो आप उसे जब वो बात करता है तो आप उसे पागल मत समझिए कि वो पागल है, वह क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है। तो वाइगोत्स्की की नज़रों में बच्चा जब अपने आप से बात करता है, तो वो अपने काम को दिशा देने के लिए उस तरह का वह क्या है, अपने आप से बातें करते रहता है। तो विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, है ना, वाइगोत्स्की का प्राइवेट स्पीच। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है? देखिए सामाजिक संचार जिसमें आपका जो जो बच्चे स्वलिन विकार से ग्रसित होता है, वह समाज के सामने नज़रों में मिलाकर बात नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये स्वलिन विकार का यह क्या होता है, आपका लक्षण होता है, स्वलिन विकार का। किसी के साथ बात करते समय आँखों से आँखें मिलाकर बात नहीं कर सकता है। समाज में वह बात करने से क्या करता है, कतराता है, कठिनाई महसूस करता है, वह अकेले रहना पसंद करता है। ये सभी किसका आपका लक्षण है? स्वलिन विकार का लक्षण होता है। तो सामाजिक संचार में चुनौती किसमें स्पष्ट होती है? तो स्वलिन क्रम के विकार में। ऑप्शन जो है ना आपका क्या होगा, थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? आलंबन यानी सहारा देना, स्कैफ फोल्डिंग, मचान पार, इसी को कहते हैं हम। देखिए मान लीजिए जाए कि कोई बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता है, ठीक है? और बच्चा को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो आप पीछे से क्लियर पकड़ लिए और बच्चा को बोले बेटा तुम पैडल मारो, तो बच्चा क्या है, पैडल मारना शुरू कर देगा। तो धीरे-धीरे क्या है कि वो पैडल मारना खुद से क्या है, बैलेंस बनाना शुरू कर देता है और आप क्या करते हैं, पीछे से उसको छोड़ देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग मचान या क्या कहते हैं, पार कहते हैं। तो वाइगोत्स्की के भाषा में क्या कहते हैं, जब किसी बच्चों को किसी काम को करने में उसको सहारा दिया जाता है, इसके फोल्डिंग का मदद दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। तो आलंबन का उदाहरण क्या है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, यदि कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है या किसी चीज़ को सीखते समय वो अटक गया करते समय, तो उसको आप संकेत दे दीजिए, हिंट दे दीजिए, तो उसी संकेत और हिंट से क्या है, उस काम को वो कर लेता है। तो वाइगोत्स्की की भाषा में इसको क्या कहते हैं, मचान, स्कैफोल्डिंग या पार कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर होगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार उसे सहायता प्रदान करना। लेखन वैकल्य, देखिए इसको कहते हैं लेखन वैकल्य। बच्चा जो है ना बोलने में तो खलीफा है, लेकिन लिखने में क्या है, वह लिखने में उसको लोचा है, यानी वो लिखता तो है तो बहुत ही गंदी लिखावट लिखता है। वो कभी अक्षर को बड़ा, कभी छोटा, कभी लाइन के ऊपर, कभी नीचे, कभी आकार में बड़ा, कभी छोटा, ठीक है? तो लिखते समय बीच में अनियमित आकार क्या है, उसको जगह छोड़ देना। तो इस तरह का जो विकार से जो ग्रसित होता है बच्चे, उसको उसमें क्या चीज़ की कमी होती है, तो इसको कहते हैं हम लिखित कार्य में चुनौती यानी डिस्ग्राफिया। ठीक है? डिस्ग्राफिया का लक्षण होता है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार होती है। इसमें बच्चे जो है ना लिखते समय अनियमित आकार वाला अक्षर लिखेगा, लिखते समय बीच में अनियमित
गैप छोड़ता है, लिखते समय वो उसकी लिखावट खराब होती है, तो ये क्या आपका, ये सभी क्या है आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। तो डिस्ग्राफिया जो है ना आपका लेखन वैकल है, लिखने से संबंधित यह विकार होती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, लिखित कार्य में चुनौती। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अच्छा समस्या समाधान बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। ऐसी जानकारियों पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। पहला ऑप्शन है। दूसरा, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारण तरीके से हल करना। तीसरा है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। चौथा है समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए, एक टीचर जो होता है ना वो फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटर यानी ये क्या होता है, सुविधादाता होता है, सुगम सुगम करता होता है। तो बच्चों को किसी चीज को सिखाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को बड़ी और जटिल समस्या को छोटी छोटी प्रबंधनीय समस्या में बाँट करके बच्चे को सिखाना चाहिए, तो बच्चा क्या है जल्दी सीख जाएगा। यानी बच्चे जो होता है वो किसी चीज़ को उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर दीजिएगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो एक फैसिलिटेटर, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो बच्चों को जटिल और बड़ी जो समस्या है उसको छोटी परिवर्तनीय समस्या में विभाजित करके उसको क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसको बताने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी और जटिल समस्या को छोटी परिवर्तनीय समस्या में विभाजित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए दिया है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हाँ, एक समावेशी कक्षा में चाहे वो बच्चा लंगड़ा हो, चाहे क्या वो बहरा हो, चाहे गूंगा हो, कुछ भी हो, सभी बच्चों के एक समान एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। चाहे बच्चा वह तेज हो, चाहे वह मंदबुद्धि प्रकार का हो, सभी को एक साथ एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो पहला कथन तो सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे एक समान का नहीं होता है। कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चे क्या होता है, मंदबुद्धि होता है। तो सभी को एक समान शिक्षा देने के लिए जो है आपको बहुत सारे बहुसंवेदी सामग्री यानी जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में मंदबुद्धि है तो उसको सीखने के लिए और उसको जो है ना अलग से उसको सीखने के लिए सामग्री उपलब्ध कराया ताकि वो भी अच्छे तरीके से अच्छा ढंग से सीख पाए। तो पहला कथन तो ये सही है। इसका कारण आ रहा है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानवीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों में के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। देखिए, समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण, ये मानकीकरण जो है ना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। मानकीकरण यानी सबको एक ही डंडा से हाँकना। देखिए, समावेशी कक्षा में सा सभी तरह का बच्चा होता है, तेज भी बच्चा होता है, मंदबुद्धि भी होता है, तो सभी को एक डंडे से हाँकना ये समावेशी कक्षा का क्या है, न समावेशी कक्षा के लिए यह सही नहीं है कि सबको एक ही तरह का क्वेश्चन देना, सबको एक ही तरह से बताना, ऐसा समावेशी कक्षा में नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे थोड़ा कम सीखने में जो बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करता है, उसको थोड़ा अलग से उस पर ज़्यादा क्या है, सीखने के लिए सरल भाषा में का उपयोग करके उसको सिखाना चाहिए। तो उसको समावेशी कक्षा में जो है ना, बच्चों को एक समान जो है ना, सभी बच्चे एक समान नहीं होता है, तो हर बच्चे का जो है ना सीखने का जो होता है, वह अलग-अलग तरीका होता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई बच्चे जल्दी सीखता है, कोई बच्चे थोड़ा देर से सीखता है। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को मानकीकरण का जो है ना या रणनीति नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मानकीकरण का जो आपका रणनीति होती है, उसमें सब बच्चा को एक ही तरह से प्रश्न देना, तो ऐसा जो है ना समावेशी कक्षा में नहीं करना चाहिए। तो यह कारण इसका क्या है आपका गलत है। तो ए सही है और इसका कारण आर जो है ना गलत है। तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन इसका आर गलत है। अगला क्वेश्चन, रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं,
दूसरा ऑप्शन है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। और चौथा ऑप्शन है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी सलिट पर संघों को लिखना है। जी नहीं, सीखना जो होता है वह व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सीखना व्यक्तियों को नए व्यवहार के सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, नहीं ये भी गलत ऑप्शन है। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से सीखता है, नहीं ये भी आपका गलत कथन है। व्यक्ति जो है ना सक्रिय रूप से सीखता है, पर्यावरणीय घटनाओं को सक्रिय रूप से सीखता है, या पर्यावरणीय घटनाओं से क्या होता है, निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। तीसरा है ऑप्शन आपका सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सही बात है, सीखना क्या है, वर्तमान समझ का विस्तार और क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और क्या होता है आपका, परिवर्तन होता है। एक रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण इस कार्य सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। देखिए एक प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से क्या करता है, परिचित कराता है। तो ये जो कथन है ना, ये कथन आपका सही है, ठीक है, ये कथन तो सही है आपका, अभिकथन ये सही है। और सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। हाँ, बच्चे जो है ना समाज से सीखता है, ये आपका कहता कौन, वाइगोत्स्की। तो सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो दोनों कथन सही है, यहाँ पर ए भी सही है और इसका कारण आर भी सही है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम यानी जो सीख रहे हैं उसका अर्थ को अच्छा तरह से समझना, जानकारी को रटना, ये तो अर्थपूर्ण अधिगम में हो नहीं सकता है, जानकारी को रटना, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका जो ऑप्शन जो है ना फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी को रटना, ये आपका नेगेटिव है। जहाँ पर रटना शब्द आ जाए और समझिए वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जानकारी को रटना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, अभिकथन ये दिया है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़का हो चाहे लड़की हो, वह किसी भी कला में भाग ले सकता है। आप दोनों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये जरूरी नहीं है कि लड़का क्रिकेट खेलने में भाग लेगा, लड़की या कला में भाग लेगी। तो ऐसा नहीं करना है। आप एज ए टीचर, लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को समान रूप से किसी भी खेल में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रूप से उसको अवसर देना चाहिए। तो पहला जो है ना, यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देना चाहिए। तो पहला कथन जो है ना, ये गलत हो जाएगा। आपको जेंडर वाइज नहीं करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको एक समान खेलों में खेलने के लिए अवसर देना चाहिए। इसका कारण आ रहा है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। सही बात है, बच्चों को तो पता नहीं होता है, लेकिन बच्चे समाज से ही तो सीखते हैं कि लड़का और लड़कियां के बारे में कैसे उसको बताया जाता है कि लड़का जो है ना वो बाहर की काम करेगा, लड़कियां घर की काम करेगी। तो बच्चा कहाँ से सीखता है, वो समाज से तो सीखता है ना। तो ये कारण इसका अर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। जैविक भिन्नताओं के कारण, जैविक भिन्नताओं नहीं, जैविक भिन्नताओं के कारण नहीं। तो ऑप्शन जो है ना, यहाँ दोनों गलत। जैविक भिन्नताओं के कारण नहीं, उसको समाज के द्वारा सीखता है। वो जैविक भिन्नताओं का बच्चा जन्म से नहीं जानता है, जन्म से उसको मालूम नहीं होता है कि लड़का घर का काम करेगा, लड़कियां घर के काम करेगी और लड़का बाहर का काम करेगा। उसको तो मालूम नहीं होता है जन्म से, उसको कहाँ सीखता है, उसको सिखाया जाता है समाज में। तो जैविक जो होता है ना, जेंडर आपका जो कि लिंग दो तरह की होता है, एक होता है आपका जैविक, एक होता है आपका जैविक जो आपका जन्म से होती है, ठीक है, जिसको सेक्स कहते हैं लिंग। और एक होता है जेंडर, जिसको समाज द्वारा उसको थोपा जाता है।
तो यहाँ पर दोनों कथन देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। गति संवेदी यानी उसको गति संवेदी यानी जिसका चलते चलते सीख रहा है उसी को कहते हैं गति संवेदी, यानी चलकर चलते चलते सीखना। तो गति संवेदी जो शिक्षार्थी होते हैं वह करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करता है, वह चलते रहता है पढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो शिक्षार्थी होता है, उस तरह का जो स्टूडेंट होता है, वह करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में जो है ना, एक वैज्ञानिक में आपका तार्किक गणितीय बुद्धि होगा और मूर्तिकार में गति संबंधी उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो ऑप्शन जो है ना आप यहाँ पर आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक वैज्ञानिक के पास किस तरह का बुद्धि का उच्च स्तर होती है, तो तार्किक और गणितीय होती है। तर्क और गणित के माध्यम से जो किसी चीज को सॉल्व करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम, यह जो बुद्धि किसमें पाया जाता है, यह बुद्धि पाया जाता है आपका वैज्ञानिक में, ठीक है। तार्किक गणितीय बुद्धि है ना, तार्किक गणितीय बुद्धि जो होता है आपका वैज्ञानिक में पाई जाती है, जो आपका बैंकर में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तार्किक गणितीय बुद्धि और गति संबंधी जो आपका मूर्तिकार में होती है, अपने शरीर को क्या करता है, किसी चीज को बनाते समय शरीर पर कंट्रोल करके किसी चीज को बनाता है मूर्तिकार जो है सो, तो उसमें गति संवेदी होता है। तो यहाँ पर दोनों जो है ना क्या हो जाएगा, तार्किक गणितीय और गति संवेदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आपका लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, पृथकीकरण और नामीकरण। देखिए, पृथकीकरण और नामीकरण कभी नहीं करना चाहिए, बच्चे को आपको पृथकीकरण नहीं करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लचीला पाठचर्या होना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम, हाँ, बच्चे को कोलैबोरेटिव यानी सहयोग के माध्यम से बच्चा ज़्यादा सीखता है। गम इमारतें, तो गम इमारतें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। देखिए, बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह का अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखता है। ज़्यादा वह उच्च स्तर का उसके अंदर चिंता भी नहीं होना चाहिए और निम्न स्तर की सतर्कता भी नहीं होना चाहिए, अधिगम व्यवस्था भी नहीं होना चाहिए। वह मध्यम स्तर मिडिल स्तर का उसका उत्साह होना चाहिए, तब जाके बच्चा जो है ना अच्छा तरीके से बेहतर रूप से वह सीखता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। देखिए, 5 से 6 साल में बच्चे जो है ना, वह किसी चीज़ को क्या है, पकड़ना शुरू कर देता है। तो 5 से 6 साल के उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए और बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। सही बात है। बच्चे जो है 5 से 6 साल के बाद ही वो बेहतर तरीके से गति कौशल पर नियंत्रण कर पाता है। इसके जो है पीछे वह किसी चीज़ को पकड़ने में क्या है, कठिनाई महसूस करता है। तो बच्चे को जो 5 से 6 साल का जो बच्चे हैं, उसको किसी चीज़ को लिखने के लिए या ठीक तरह से लिखने के लिए उसको दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है 5 से 6 साल के बाद ही अपने गति कौशल को बेहतर तरीके से प्राप्त करता है। तो ये दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड है, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे अक्सर अपने आस-पास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो-ढो कर थक चुके होते हैं। ऐसी व्याख्या चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे एक-दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकता है। ये तो गलत बात है। बच्चा जो भी सोचता है ना, बच्चा जो है ना आपका नन्हे वैज्ञानिक होता है, जो कि जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चा जो है ना खुद से संसार में जो है ना अपनी बुद्धि का निर्माण खुद करता है। तो बच्चा जो है ना, बच्चा जब कहा कि बारिश जो होती है वो भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियों को ढो-ढो कर थक चुके होते हैं। तो ऐसी जो ऐसी जो व्याख्या है, यह क्या स्पष्ट करता है? तो यह स्पष्ट करता है, यह संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटना को समझने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डाँटना नहीं चाहिए बच्चे को कि अरे तू क्या बोल रहा है, भगवान तो बाल्टी उठा कर के अपने कंधे पर ढो-ढो के पानी थोड़ी तो बारिश कराता है, ऐसे नहीं होता है, तू गलत कर रहा है। नहीं, बच्चे जो बोल रहा है ना, उसकी बात को क्या है सम्मान देना है, उसको डाँटना नहीं है। ऐसे डाँटेंगे तो बच्चा बोलना ही छोड़ देगा, ठीक है? तो बच्चे को जो है ना अपनी सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल में उसका सहज समझ बनती है, जिसे भी अपने घटनाओं को समझने में क्या करता है, वो कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है आपका पियाजे। पियाजे ने संगठन विकास से किस प्रकार वर्णन किया है? देखिए पियाजे ने संगठन विकास का 4 चरण बताया था आपका। तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड है, राइट आंसर हो जाएगा। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन का विकसित करना चाहते हैं, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। जी नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप क्या है, क्या करते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे जो है ना, लड़कियाँ गुड़िया से खेलती है, बच्चे कार से, ऐसा नहीं। लड़कियाँ जो है ना, वो भी कार से खेल सकती है, लड़का भी गुड़िया से खेल सकता है। तो पहला कथन गलत। दूसरा, ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौना से के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले, यह भी कथन गलत है। तीसरा है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद को कोई खिलौना चुन सकता है। ये कथन सही है। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देने के लिए क्या है, उसको बोलना चाहिए और अन्य दूसरे बच्चों को भी उसके साथ उसका जो पसंद का जो खिलौना है, उसके साथ वो खेल सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास डैश कहलाती है। तो अब विकास क्या कहलाता है? यह विकास कहलाता है चुनौतीपूर्ण अवधि। क्या कहलाता है? चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाता है। ऑप्शन जो है ना आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान ध्यान निम्नता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो विकर्षण और शोर, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, कार्यों को छोटे आसानी से परिवर्तनीय भागों में तोड़ना, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना। क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा विकर्षणों और शोर। जो ध्यान निम्नता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते हुए जो छात्र होता है, उसको विकर्षण और शोर से क्या है, उसको बचाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों के नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया है कि बच्चों में जो नैतिक विकास होता है, वह क्रमिक चरणों में होता है। तो ऑप्शन जो है ना आप क्या है पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का 3 स्तर बताया था। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताया था और 3 स्तर के 2-2 चरण होता है। इस तरह से टोटल आपका 6 चरण होता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कुल कितने चरण है, तो 6 चरण है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति की नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो यह जो होता है, यह बच्चे जो है ना, जब आप पारंपरिक स्तर पर जब बच्चा होता है, तो बच्चा जो है ना, वह किसी कार्य को करने के लिए, वह समाज में अच्छा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वह समाज के नियम को फॉलो करता है, समाज की कहे हुए बात पर चलता है। तो यह आपका होता है आपका पारंपरिक नैतिकता का स्तर ये होता है। बालक सोचता है कि यदि हम गलत काम करेंगे तो मेरी माँ और पापा का क्या होगा, मेरा माँ और पापा का क्या होगा, सर नीचे हो जाएगा। तो बच्चे जो है ना, यहाँ यहाँ अपने अपने को अच्छा गुड गर्ल यानी गुड गर्ल और गुड बॉय समझने के लिए, बताने के लिए बच्चे जो होता है वह समाज के द्वारा बनाए गए नियम को पालन करता है और समाज में अच्छा बनने के लिए वह गलत काम को नहीं करता है। तो ये आपका होगा पारंपरिक स्तर। जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5 = 9, तो 9+5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है, देखिए, जीन प्याजे का जो सिद्धांत है जो आपका था, जिसमें आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का जो दिमाग होता है वह सीधा सोचता है। जैसे बच्चे को कहोगे कि 9 4+5 = 9 होता है तो बच्चा समझ जाएगा। लेकिन फिर बच्चों को कहोगे कि 9 - 5 = 4, तो बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है। यानी बच्चा जो है ना सीधा सोचता है, वो उल्टा जो है ना पीछे पीछे वो देख नहीं पाता है कि पीछे कैसे हुआ। यानी बच्चे जो है ना, बच्चे में वो सीधा चलना जानता है, रिवर्स गियर नहीं होता है। यानी वह किसी चीज़ को देख तो सम बनते हुए देख तो पाता है, लेकिन फिर जब उसको पलटते हैं, तो फिर कैसे बना, इस बात को बच्चा नहीं समझ पाता है। तो 9 जो बना 4+5 = 9, ये तो बच्चा समझ गया, लेकिन जब 9 में से 5 घटाते हैं, तो 4 हुआ, ये बच्चा नहीं समझ पाता है। पलटाबी का क्या होता है आपका, वहाँ पर अभाव होता है। ठीक है, तो ये कब होता है आपका, तो यह होता है आपका किसमें, तो अपरिवर्तनीयता में होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, अपरिवर्तन परिवर्तनीयता। ठीक है, यानी बच्चे को पानी से बर्फ बनाकर दिखाइए तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी से बर्फ बन गया। लेकिन जब बच्चे को फिर से बर्फ से पानी बनाएंगे, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि बर्फ से पानी फिर कैसे बना। ठीक है, तो बच्चे जो होता है वह किसी चीज को बनते हुए तो देख पाता है, लेकिन फिर उस चीज को फिर दूसरे रूप में कैसे बनता है, उसी चीज को फिर पलट कर दिखाते हैं, तो वो बच्चा नहीं समझ पाता है। अगला है आपका, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, छात्रों शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए। छात्र और शिक्षक एक दूसरे के पारस्परिकता के साथ रहना चाहिए, जिससे बच्चे को जो है ना, अधिक बच्चे किसी चीज को सीख पाएगा, उसकी विकास हो पाएगी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। जी नहीं, अधिगम के लिए एक डेमोक्रेटिक वातावरण होनी चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण होनी चाहिए। तो यहाँ पर कारण आर भी गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है, जो कि ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया गया, ऑप्शन आपका सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकथन ए दिया है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जी नहीं, बच्चे जब किसी चीज को सीखते समय कहीं पर अटक जाता है,
किसी चीज को करते समय अटक जाता है तो एक शिक्षक को उसको संकेत के सहारे उसको क्यों और कैसे करके उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार उसको क्या कहते हैं, सहारा देना, मचान फोल्डिंग पार इसको कहते हैं। तो बच्चा किसी चीज को करते समय यदि अटक जाता है तो एक शिक्षक को सहारा क्यों और कैसे का संकेत देकर के उसको बताना चाहिए। तो शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है? जी, बिल्कुल नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। बच्चों को जो है ना, वाइगोत्स्की कहा था कि बच्चे को सहारा दो ताकि वो खुद अपने से कर लेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की की भाषा में आलंबन कहते हैं, यानी पार इसको इसके फोल्डिंग। लय वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बच्चा अकेले कुछ नहीं कर सकता है, बच्चा अकेले कुछ नहीं कर सकता, यह बात कहा था आपका कौन, लय वाइगोत्स्की। बच्चे को सीखने के लिए छोड़ दो, वह समाज से खुद और संस्कृति से खुद सीख लेगा। तो यह इसका कारण आर भी क्या है, गलत है। लय वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। जी नहीं, वाइगोत्स्की कहा था कि बच्चे जो है ना समाज और संस्कृति से सीखता है, उसको अकेले वह अकेले कुछ नहीं कर सकता है दुनिया में। इसका कहना था किसका, आपका लय वाइगोत्स्की का कहना था। तो इसका कारण आर भी क्या है, गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अभिप्रेरणा जब किसी काम को करने में खुद का हमको आनंद अनुभव हो, आनंद हो, उसी को कहते हैं आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा का जो होता है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है मुझे, उसको क्या कहते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करेगा? तो बाहरी अभिप्रेरणा जो होता है, ये आपको जो वातावरणीय परिणामों से आती है उसको क्या कहते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन जो है ना आपके यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी अभिप्रेरणा कौन होता है, जो हमें बाहरी वातावरणों के परिणाम से आती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। तो देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक यानी आपका पूर्व संवेदी चालक आपका 0 से 2 साल। तो 0 से 2 साल के जो बच्चा होता है, वो वह जो है उसमें जो है ना आपका 2 साल का जो बच्चा होता है, 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, उसमें वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण करने का जो है ना क्षमता विकसित हो जाता है। 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, तो उसके सामने खिलौना को छुपाकर तकिए के नीचे रख दो, फिर ही बच्चा के सामने उस खिलौना का जो है ना चित्र बना ही रहता है। वो सोचता है कि खिलौना मेरे पास ही है, वह जो है ना उस खिलौना को खोजने के लिए क्या है, इधर-उधर हाथ मारने लगता है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है आपका 0 से 2 साल के बच्चों में। ठीक है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है और बच्चा जो है भाषा जो है ना अनुकरण के माध्यम से सीखता है आपका इसी अवस्था में। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे जो होता है, बच्चे कैसा होता है, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। जी नहीं, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। ये क्या हो गया आप, तो बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, ये तो कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं। जी नहीं, बच्चे को जो है ना इस दुनिया में आकर के वो आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उसकी नियति तय करते हैं कि बच्चा या चोर बनेगा कि ईमानदार बनेगा, उसका आनुवंशिकी कोड नहीं बताता है, ये गलत कथन है। तीसरा है, बच्चा उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिससे वे बड़े होते हैं। हाँ, ये कथन सही है। बच्चा जिस संस्कृति वातावरण में रहते हैं वो उससे वह बहुत प्रभावित होता है। जैसे बच्चा अच्छे परिवेश और अच्छे वातावरण संस्कृति में है तो उसका विकास वहाँ पर ज़्यादा होगा। यदि बच्चा खराब माहौल और बुरे संस्कृति में पल रहे हैं तो उसका विकास जो है ना उसी टाइप का होगा। ठीक है, तो बच्चा का जो जो विकास है वह वातावरण और संस्कृति के दोनों के प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका सीडीपी का क्वेश्चन समाप्त हुआ।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।